चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। कभी सोचा है आपने कि हमारी अर्थ, हमारी धरती कितनी कितनी ज्यादा पुरानी है? उसकी कहानी इतनी विशाल है ना कि हम इंसान उसमें बस एक छोटा सा बिल्कुल नया सा चैप्टर है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री की तरह है, एक अनोखी पहेली जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर हम पास्ट के इन राजों से पर्दा उठाते कैसे हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स हैं जो बिल्कुल पास्ट के डिटेक्टिव्स यानी जासूस की तरह काम करते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं हमारी हिस्ट्री डिटेक्टिव टीम के पहले मेंबर्स से, जियोलॉजिस्ट। ये वो कमाल के एक्सपर्ट्स हैं जो धरती की अपनी जुबानी, उसकी कहानी पढ़ना जानते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जियोलॉजिस्ट्स असल में वो साइंटिस्ट हैं जो हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है ना, उसको समझते हैं। वो जानते हैं कि धरती किस चीज से बनी है और वक्त के साथ साथ ये कैसे बदली है। आप इमेजिन कीजिए, वो जमीन की हर लेयर को एक किताब के पन्ने की तरह पढ़ सकते हैं। तो जियोलॉजिस्ट स्टडी क्या करते हैं? वो मिट्टी, पत्थर, पहाड़, नदियां और समुंदर, इन सब चीजों को देखते हैं। इन सब को स्टडी करके ही तो वो हमारे प्लानेट की लाखों करोड़ों साल पुरानी हिस्ट्री का पता लगा लेते हैं। सच में हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। अच्छा, धरती की कहानी तो जियोलॉजिस्ट ने बता दी, पर उस पर रहने वालों की कहानी कौन बताएगा? यहाँ आते हैं हमारे अगले डिटेक्टिव, पैलियोंटोलॉजिस्ट्स। ये पुराने जीवन के सुराग ढूंढते हैं और इनका काम, बिलीव मी, बहुत ही एक्साइटिंग होता है। ये एक्सपर्ट्स लाखों साल पहले के पौधों, जानवरों और इंसानों के बचे हुए अंशों यानी उनके रिमेन्स को स्टडी करते हैं। उनके लिए हर हड्डी, हर पत्ता एक टाइम मशीन जैसा है जो उन्हें सीधा पास्ट में ले जाता है। तो वो आखिर ढूंढते क्या हैं? पौधों, जानवरों और इंसानों के बचे हुए हिस्से। और इन सबसे इम्पोर्टेंट सबूत को पता है क्या कहते हैं? फॉसिल्स। जी हाँ, यही है उनका सबसे बड़ा खजाना। तो ये फॉसिल होता क्या है? देखिए, ये पैरों के निशान हो सकते हैं या पौधों या जानवरों के अंश जो मिट्टी या पत्थरों की लेयर्स के बीच में प्रिजर्व हो जाते हैं, यानी सुरक्षित रह जाते हैं। ये बिल्कुल पास्ट की एक फोटो जैसा है जो पत्थर में कैद हो गई हो, और पैलेंटोलॉजिस्ट इस फोटो को डेवलप करना जानते हैं। ओके, अब हमारी डिटेक्टिव टीम में अगला नाम है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का। ये लोगों और उनके जीने के तरीकों यानी उनके कल्चर के एक्सपर्ट हैं। इनका फोकस जमीन या जानवरों पर नहीं बल्कि हम इंसानों पर होता है। ये एक्सपर्ट्स इस बात को समझते हैं कि इंसान सबसे पुराने समय से लेकर आज तक एक साथ कैसे रहते आए हैं। वो क्या सोचते थे, उनका बिहेवियर कैसा था। फॉर एग्जाम्पल, वो ये स्टडी करते हैं कि पुराने जमाने में परिवार कैसे होते थे या लोग किस तरह के फेस्टिवल्स मनाते थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स बेसिकली पुराने समाज, उनके कल्चर और वो समय के साथ कैसे बदले, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। वो हमें बताते हैं कि पास्ट में लोग अपनी जिंदगी कैसे जीते थे। उनके काम से ही हमें इंसानों की पूरी कहानी समझ आती है। और आखिर में आते हैं हमारे सबसे एडवेंचरस डिटेक्टिव, द आर्कियोलॉजिस्ट। ये है असली टाइम डिगर्स जो जमीन खोदकर लोगों द्वारा छोड़े गए फिजिकल क्लूज ढूंढते हैं। इन्हें जमीन के नीचे छुपे राज निकालना बहुत पसंद है। आर्कियोलॉजिस्ट बिल्कुल हैंड्स ऑन डिटेक्टिव्स होते हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि वो खुद जमीन की खुदाई करते हैं, जिसे एक्सकेवेशन कहते हैं। और वो बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुली जमीन की हर परत को खोलते हैं ताकि वो इतिहास को सुरक्षित बाहर निकाल सकें। और उन्हें मिलता क्या है? औजार, मिट्टी के बर्तन, मोती, छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां और दांत, जले हुए अनाज के दाने और यहाँ तक कि घरों के टूटे फूटे हिस्से भी। हर छोटी चीज पास्ट के रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में एक बड़ी कहानी सुनाती है। सोचो, एक टूटा हुआ बर्तन भी बता सकता है कि लोग क्या खाते थे। अमेजिंग, राइट? और अब सुनिए एक अमेजिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों यानी हमारे एंसेस्टर्स द्वारा बनाए गए सबसे पुराने औजार यानी टूल्स जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं, वो 3.3 मिलियन यानी 33 लाख साल पुराने हैं। कैन यू बिलीव इट? 33 लाख साल! ये तो सोचना भी कितना मुश्किल है। तो अब आपने देखा कि हमारे पास कितनी कमाल की डिटेक्टिव टीम है, लेकिन इनमें से कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। ये सब एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि पास्ट के बड़े से बड़े मिस्ट्रीज को सॉल्व कर सकें। तो चलिए एक बार फिर से जल्दी से याद कर लेते हैं। जियोलॉजिस्ट धरती को पढ़ता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट फॉसिल्स ढूंढता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट कल्चर को समझता है और आर्कियोलॉजिस्ट जमीन खोदकर क्लूज निकालता है। जब इन सबके काम मिलते हैं तभी इतिहास की पूरी पिक्चर बनती है।
ये सभी एक्सपर्ट्स मिलकर टुकड़े टुकड़े जोड़कर हमारी दुनिया और हमारे बीते हुए कल की पूरी कहानी तैयार करते हैं। इसलिए याद रखिए, हिस्ट्री कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इन सभी डिटेक्टिव्स की मेहनत से बनाई गई एक साइंस है। ये हमें बताती है कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जानते हैं, अगर हम इतिहास में पीछे जाके देखें तो हर कल्चर का, हर समाज का टाइम को नापने का अपना ही एक अलग तरीका था। आज भी आप देखेंगे दुनिया में कितने अलग अलग कैलेंडर्स चलते हैं, जैसे कि हिंदू कैलेंडर हो गया, मुस्लिम कैलेंडर है, और भी बहुत सारे हैं। और ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं, ये कैलेंडर्स आज भी फेस्टिवल्स के लिए, जरूरी कल्चरल इवेंट्स के लिए पूरी तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो फिर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, इतने सारे अलग अलग सिस्टम हैं, तो पूरी दुनिया आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करती है? सोचो, इंटरनेशनल बिजनेस, ग्लोबल ट्रैवल, साइंस, ये सब आखिर कैसे पॉसिबल है? इसका जवाब है एक कॉमन कैलेंडर। एक ऐसा कैलेंडर जिसे आप कह सकते हैं पूरी दुनिया ने एक ग्लोबल स्टैंडर्ड मान लिया है, ताकि सब एक ही पेज पर रहें। और इस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। हाँ, ये वही कैलेंडर है जो हम और आप रोज अपनी लाइफ में यूज करते हैं, जिसमें 12 महीने होते हैं और 365 दिन। और हाँ, इसमें वो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन पता है, इसका एक बड़ा सरप्राइजिंग रूल है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता। चलिए देखते हैं क्या है वो। ओके, तो इसका लॉजिक समझते हैं। स्टेप 1 सिंपल है, जो साल 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर है, राइट? लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। स्टेप 2, अगर वो साल एक सेंचुरी ईयर है, मतलब 1800, 1900, 2000 जैसा, तो स्टेप 3 के मुताबिक उसे लीप ईयर होने के लिए 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर जाते। अब इस टेबल को देखिए, इससे सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, साल 1900 ये 4 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 400 से नहीं होता, इसीलिए वो लीप ईयर नहीं था। पर दूसरी तरफ साल 2000 वो 400 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, इसीलिए वो एक लीप ईयर था। इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो कैलेंडर और लीप ईयर तो समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ग्लोबल कैलेंडर पर सालों को नंबर कैसे दिया जाता है। आपने ये टर्म जरूर सुने होंगे, AD, BC और CE, BCE। चलिए इनका मतलब समझते हैं। तो पहले सालों को लेबल करने के लिए BC और AD यूज होता था। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का टाइम। और AD का मतलब है एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है प्रभु के वर्ष में। लेकिन आप देख सकते हैं ये सिस्टम एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ था, तो एक ज्यादा न्यूट्रल सिस्टम की जरूरत पड़ी, और वो है BCE और CE। BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा और CE का मतलब है कॉमन एरा। पर सबसे जरूरी बात यह है कि साल का नंबर नहीं बदलता। 1947 AD हो या 1947 CE, साल वही रहता है, सिर्फ लेबल बदल गया है। और ये सारे सिस्टम्स एरा या युग के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। एक एरा बेसिकली टाइम का एक लंबा दौर होता है जो अक्सर किसी बहुत बड़ी घटना से शुरू होता है, जैसे किसी इंपॉर्टेंट इंसान का जन्म। जैसे यहाँ देखिए, जिस साल इंडिया को आजादी मिली उसे हम 1947 AD भी लिख सकते हैं और 1947 CE भी। दोनों का मतलब बिल्कुल एकदम सेम है। ये टाइमलाइन इस चीज को और भी आसानी से समझाती है। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लगभग 560 BCE में, मतलब कॉमन एरा शुरू होने से 560 साल पहले। और इंडिया की आजादी हुई 1947 CE में, यानी कॉमन एरा शुरू होने के 1947 साल बाद। तो आखिर ये एक ग्लोबल कैलेंडर इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? मतलब इसका हमारी आज की मॉडर्न दुनिया पर क्या फर्क पड़ता है? सोचिए जरा, एक कॉमन कैलेंडर हम सबको कितने तरीकों से जोड़ता है। इंटरनेशनल बिजनेस करना हो, कहीं दूसरे देश ट्रैवल करना हो, अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स को मिलकर काम करना हो, या फिर पूरी दुनिया की हिस्ट्री को एक साथ समझना हो, इन सब के लिए एक कॉमन टाइमलाइन का होना एब्सोल्युटली जरूरी है। तो आखिर में बात यह है कि at present the Gregorian calendar is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim and other calendars are also used. मतलब एक तरफ हमारा ग्लोबल सिस्टम है और दूसरी तरफ हमारे लोकल सिस्टम्स भी चल रहे हैं। एक परफेक्ट बैलेंस है ना? सोचने वाली बात है। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं जो हजारों सालों में फैली हुई है, तो इतने सारे इवेंट्स को आखिर अरेंज कैसे किया जाए? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर श्योर। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए हिस्टोरियंस एक बेसिक पर सबसे इंपॉर्टेंट टूल यूज करते हैं,
ये टूल बिल्कुल एक मैप जैसा है जो हमें पास में रास्ता दिखाता है, और इसे हम कहते हैं टाइमलाइन। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ टाइमलाइन? सिंपल है, ये एक टूल है जो अलग अलग डेट्स और इवेंट्स को एक लाइन में, एक सीक्वेंस में दिखाता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें साफ साफ पता चलता है कि कौन सी चीज कब हुई, किसके पहले हुई और किसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, टाइमलाइन देखकर आपको एक सेकंड में समझ आ जाएगा कि गौतम बुद्धा का जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म से काफी पहले हुआ था। सिंपल, राइट। तो अब इस टाइमलाइन को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम को कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी कि ब्लॉक्स में तोड़ना होगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक, द सेंचुरी। तो एक सेंचुरी का मतलब है 100 साल का टाइम पीरियड, कोई भी 100 साल। लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में इसकी काउंटिंग एक फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है, साल 1 CE से। प्लीज इस रूल को हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सारे कैलकुलेशंस इसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से एक सिंपल सा सवाल, अभी राइट नाउ हम कौन सी सेंचुरी में जी रहे हैं? सोचिएगा जरा। एब्सोल्युटली, हम अभी 21st सेंचुरी CE में है, लेकिन ये कैलकुलेशन काम कैसे करता है? यहां पर ना अ लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज्ड। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि 21st सेंचुरी साल 2000 से शुरू हुई, बट दैट्स रॉन्ग। सच ये है कि ये 2021 से शुरू हुई, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। हिस्ट्री में कोई ईयर 0 था ही नहीं, काउंटिंग सीधे ईयर 1 से स्टार्ट हुई। इसलिए हर नई सेंचुरी हमेशा 01 से शुरू होती है और 00 पर आके खत्म होती है। ओके, तो हमने ईयर 1 से आगे जाना तो सीख लिया, लेकिन हिस्ट्री तो उससे बहुत बहुत पुरानी है। तो अब उस स्टार्टिंग पॉइंट से पीछे कैसे जाएंगे? लेट्स लर्न हाउ टू काउंट टाइम बैकवर्ड्स। देखिए, जैसे सीई में काउंटिंग आगे जाती है 1 2 3, वैसे ही BCE यानी बिफोर कॉमन एरा में काउंटिंग पीछे की तरफ जाती है। इसे समझने का बेस्ट तरीका है एक नंबर लाइन। मान लीजिए 1 CE और 1 BCE एक सेंटर पॉइंट है। अब CE में हम पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं और BCE में हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। द 3rd सेंचुरी BCE, ये कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 300 BCE में और खत्म हुई 201 BCE में। आपने नोटिस किया, हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वी आर लिटरली काउंटिंग बैकवर्ड्स इन टाइम। तो इस स्लाइड पर लेट्स पुट देम साइड बाय साइड। CE में डायरेक्शन है फॉरवर्ड, यानी फर्स्ट सेंचुरी हुई 1 से 100 CE, राइट? जबकि BCE में डायरेक्शन है बैकवर्ड, यहां फर्स्ट सेंचुरी हुई 100 BCE से 1 BCE तक, बिल्कुल उल्टा। ये कंपैरिजन आई थिंक सारे डाउट्स क्लियर कर देता है। फैंटास्टिक। अब जब हम सेंचुरीज में मास्टर हो गए हैं तो चलिए एक स्टेप अप करते हैं। अब हम टाइम के एक और भी बड़े ब्लॉक को समझेंगे, दी मिलेनियम। सो अभी हमने क्या सीखा? 100 साल यानी एक सेंचुरी, तो ठीक उसी लॉजिक से 1000 साल यानी एक मिलेनियम। It's basically the same concept, just on a much bigger scale. So, a millennium is a period of 1000 years. और इसको काउंट करने का रूल वो बिल्कुल सेम टू सेम है जो सेंचुरी के लिए था। काउंटिंग ईयर 1 CE से ही शुरू होती है। बस फर्क इतना है कि अब हम 100 साल के नहीं बल्कि 1000 साल के ब्लॉक्स में गिनती कर रहे हैं। तो इस हिसाब से वी आर करंटली लिविंग इन द 3rd मिलेनियम CE, और वही नो ईयर 0 वाला रूल यहां भी अप्लाई होता है। ये मिलेनियम साल 2000 में नहीं बल्कि 2001 CE में शुरू हुआ था और ये साल 3000 CE तक चलेगा। और आराम की बात यह है कि आपको कोई नया रूल नहीं सीखना है। जैसे सेंचुरीज BCE में पीछे की तरफ जाती हैं, ठीक वैसे ही मिलेनियम्स भी BCE में बैकवर्ड काउंट होते हैं। रूल इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट मिलेनियम BCE था वो साल 1000 BCE से शुरू हुआ और 1 BCE पर आकर कंप्लीट हुआ। वही सेम लॉजिक, बड़े नंबर से छोटे नंबर तक का सफर। ओके, अब आपने काफी कुछ सीख लिया है, तो इट्स टाइम टू पुट योर नॉलेज टू द टेस्ट। आपके लिए एक फाइनल टाइम चैलेंज। रेडी? सवाल यह है, अगर आपके सामने एक टाइमलाइन हो तो क्या आप उस पर 8th मिलेनियम BCE की शुरुआत को मार्क कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए, BCE में काउंटिंग कैसे काम करती है? एंड देयर्स द आंसर। 8th मिलेनियम BCE की शुरुआत होगी 8000 BCE से। क्योंकि हम पीछे की तरफ आ रहे हैं तो ये 8000 BCE से शुरू होकर 7001 BCE तक चलेगा। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग हुई 8000 BCE पर। सिंपल। तो एट द एंड ऑफ द डे सबसे जरूरी बात यह है कि टाइमलाइन हो, सेंचुरी हो या मिलेनियम, ये सिर्फ डेट्स रटने के टूल्स नहीं है। ये हमें हिस्ट्री की पूरी कहानी, उसके पूरे फ्लो को एक सही ऑर्डर में समझने में हेल्प करते हैं। इट्स अबाउट द स्टोरी।
हमारा अगला टॉपिक है इंडियन पंचांगा कैलेंडर। पता है आपको, इंडिया में टाइम को ट्रैक करने का जो तरीका है ना, वो हमेशा से ही दुनिया के बाकी हिस्सों से काफी अलग और आई मस्ट से काफी एडवांस्ड रहा है। चलिए इस अनोखे सिस्टम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, यहां टाइम को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। ज्यादातर इंडियन कैलेंडर्स सिर्फ सूरज की गति पर या फिर सिर्फ चंद्रमा की गति पर डिपेंड नहीं करते, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो इन दोनों की मूवमेंट्स को एक साथ एक परफेक्ट हार्मनी में यूज करते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की जो फाउंडेशन है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल बॉडीज पर टिकी है, हमारा सूरज और हमारा चंद्रमा। इन्हीं दोनों की चाल पर, इन्हीं के डांस पर यह पूरा कैलेंडर चलता है और इस सिस्टम को एक स्पेशल नाम भी दिया गया है। जनरली साल को ट्रैक करने के दो मेन तरीके होते हैं। एक है सोलार कैलेंडर, जैसे अपना इंग्लिश कैलेंडर, जो अर्थ के सन के अराउंड घूमने पर बेस्ड है। इससे सीजन्स हमेशा कैलेंडर के हिसाब से रहते हैं, राइट। और दूसरा है लूनार कैलेंडर, जैसे इस्लामिक कैलेंडर, जो मून के अर्थ के अराउंड घूमने पर चलता है। और यहीं पर इंडियन सिस्टम की जीनियस सामने आती है। ये दोनों को कंबाइन कर देता है। कितना स्मार्ट है सोचिए। इसमें महीने चांद के हिसाब से चलते हैं, जिससे हमारे सारे फेस्टिवल्स की तिथियां सेट होती हैं, लेकिन हर कुछ साल में एक एक्स्ट्रा महीना यानी अधिक मास ऐड कर दिया जाता है। क्यों? ताकि कैलेंडर मौसमों से, सीजन से पीछे न रह जाए। और इसी बेहतरीन सिस्टम को कहते हैं लूनी सोलर कैलेंडर। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये इतनी सारी कैलकुलेशंस आखिर मिलती कहाँ है? इसके लिए एक खास किताब होती है जिसे हम पंचांगा कहते हैं। ये आप समझ लीजिए हमारी कॉस्मिक गाइडबुक है। पंचांगा का लिटरल मतलब है पंच अंग यानी 5 लिम्स। बेसिकली ये एक एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल डायरी जैसा है। ये टेबल्स की एक ऐसी किताब है जो सूरज, चांद और प्लैनेट्स की पोजीशन को हर एक दिन के लिए डिटेल में बताती है। इसके 5 मुख्य अंग हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करना, जो मिलकर हर दिन की एक यूनिक क्वालिटी डिसाइड करते हैं। तो समझ गए, ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रैक्टिकल रेफरेंस गाइड है, एक हैंडबुक फॉर लाइफ। लोग इसे देखकर ही शादी की डेट, नए घर में प्रवेश का टाइम या नया बिजनेस शुरू करने जैसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, और सब कुछ टेबल्स के फॉर्मेट में बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। तो चलिए अब थोड़ा और अंदर झांकते हैं, देखते हैं कि इस कॉस्मिक गाइड बुक के अंदर आखिर क्या क्या खजाना छुपा होता है। What kind of information can you actually find in a पंचांगा? इसमें कमाल की जानकारी होती है, सीरियसली। पंचांगा आपको साल भर में कब और कहां सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा, इसकी बिल्कुल प्रिसाइज प्रिडिक्शन देता है। यह हर रोज, हर एक दिन सूरज के उगने और डूबने का एग्जैक्ट टाइम बताता है। सारे त्योहारों की डेट्स, उनके शुभ मुहूर्त, सब कुछ इसमें होता है। और इतना ही नहीं, कई पंचांगास तो साल भर के मौसम और खेती बाड़ी के लिए भी प्रिडिक्शंस करते हैं। अमेजिंग, राइट? और ये मत सोचिए कि ये कोई नई टेक्नोलॉजी है। नो वे। पंचांगा बनाने और यूज करने की ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसके पीछे सूर्य सिद्धांता जैसे एंशिएंट ग्रंथों का ज्ञान है। ये दिखाता है कि इंडिया में एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स कितने एडवांस थे सो लॉन्ग। इतना प्राचीन ज्ञान, इतनी पुरानी परंपरा, आप सोच रहे होंगे क्या ये आज के मॉडर्न डिजिटल दौर में भी रेलेवेंट है? लेट्स फाइंड आउट कि पंचांगा का आज क्या स्टेटस है। और इसका जवाब है अ बिग यस, एब्सोल्युटली। पंचांगा आज भी पूरे इंडिया में लाखों की संख्या में छपते हैं और यूज किए जाते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं है, ये एक जिंदा ट्रेडिशन है जिसे लोग अपनी रोज की जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात है जो इसकी इंपॉर्टेंस को बताती है। पंचांगा रोजमर्रा के जीवन को ब्रह्मांड की विशाल लय से जोड़ता है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे छोटे छोटे काम को भी यूनिवर्स के ग्रैंड फ्लो के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया है। इट्स ब्यूटिफुल। सबसे पहले ना एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हिस्ट्री कोई लिखी हुई कंप्लीट बुक है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत बहुत बड़े जिग्सॉ पजल जैसी है जिसके टुकड़े पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, और हमारा काम इन टुकड़ों को ढूंढना, उन्हें जोड़ना और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे पास्ट की कहानी को समझना। लेकिन एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जब हम हिस्ट्री के पजल की बात करते हैं तो काफी सारे टुकड़े शायद हमेशा के लिए मिसिंग ही रहेंगे। सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि कुछ टुकड़े वक्त के साथ खत्म हो गए, या हो सकता है उन्हें कभी रिकॉर्ड ही ना किया गया हो। और सच कहूं तो यही चीज इस पजल को इतना चैलेंजिंग और इतना एक्साइटिंग बनाती है। ओके, तो पजल समझ आ गया, मिसिंग पीसेस का आइडिया भी आ गया। अब अगला बड़ा सवाल, फाइंडिंग द पजल पीसेस।
आखिर ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं क्या चीज? ये पजल के टुकड़े दिखते कैसे हैं, हमें मिलते कहां से हैं? क्योंकि यही तो वो फाउंडेशन है, वो नींव जिस पर पूरे इतिहास की इमारत खड़ी होती है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये पजल पीसेस ढूंढने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके अपने घर में हो सकते हैं। जरा सोचिए, वो पुराने कॉइन्स जो आपके दादाजी के पास थे, आपकी दादी की पुरानी ज्वेलरी, वो किताबें जो शेल्फ पर सालों से रखी हैं, यहां तक कि आपके पुराने कपड़े, बर्तन या आपका घर खुद, ये सब क्या है? ये आपकी फैमिली की हिस्ट्री के पीसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बड़े लेवल पर सोचते हैं तो पुराने जमाने की यही चीजें, उनकी बिल्डिंग्स, उनके यूटेंसिल्स हमें उस पूरे दौर की कहानी सुनाते। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सारे बिखरे हुए टुकड़े हैं, पर इनको जोड़ेगा कौन? इन लाखों पीसेस को जोड़कर एक पूरी स्टोरी कौन बनाएगा? तो चलिए अब मिलते हैं द पजल सॉल्वर से। ये हैं हिस्ट्री के असली डिटेक्टिव्स, जिनका काम ही इन बिखरी हुई कहानियों को एक साथ लाना है। सबसे पहले आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो जमीन की खुदाई यानी एक्सकवेशन करते हैं और बीते हुए कल के राज बाहर निकालते हैं। ये लिटरली हिस्ट्री को मिट्टी से खोद कर निकालते हैं। इन्हें मिट्टी के नीचे दबे हुए शहर मिलते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स मिलती हैं और वो सारे फिजिकल पजल पीसेस जैसे कि बर्तन, टूल्स, यहां तक कि हड्डियां, जिनको एनालाइज करके ये हमें उस वक्त की जिंदगी के बारे में बताते। नेक्स्ट है एपिग्राफिस्ट्स। इन्हें आप हिस्ट्री के कोड ब्रेकर्स समझ सकते हैं। सीरियसली, इनका काम है एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना। अब ये इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? ये वो लिखावटें हैं जो पत्थरों पर, मेटल की प्लेट्स पर या मंदिरों की दीवारों पर हजारों साल पहले लिखी गई थीं। जैसे सम्राट अशोका के रॉक एडिक्ट्स, आपने सुना होगा। उन्हें पढ़ना और उनका मतलब निकालना, ये काम करते हैं एपिग्राफिस्ट्स। और फिर आते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब इनका काम भी बहुत जरूरी है। देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट ने चीजें निकाली, एपिग्राफिस्ट ने लिखावा पढ़ लिया, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने ये सब बनाया था? एंथ्रोपोलॉजिस्ट उन्हीं लोगों को, उनकी सोसाइटी को, उनके कल्चर को स्टडी करते हैं। उनके रीति रिवाज क्या थे, वो कैसे रहते थे, ये सब जानकर वो हिस्ट्री के फैक्ट्स में आप कह सकते हैं कि जान डाल देते हैं, उसे एक ह्यूमन टच देते हैं। तो हमारे पास ये सुपर स्मार्ट एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन इनका काम हमेशा इतना सीधा नहीं होता। सोचिए क्या होता होगा जब पजल के दो टुकड़े आपस में फिट ही ना बैठें, जब एक सोर्स कुछ कहे और दूसरा कुछ और। यही है सबसे बड़ी चुनौती। लेट्स टॉक अबाउट व्हेन पीसेस डोंट फिट। देखिए, ये सिंपल है। जब सारे पीसेस मैच करते हैं तब तो सब ठीक है। मान लीजिए एक पुरानी किताब में लिखा है कि एक राजा ने सोने के सिक्के चलाए और फिर खुदाई में वही सोने के सिक्के मिल जाते हैं। डन, पीसेस मैच हो गए, बात कंफर्म हो गई। लेकिन जब पीसेस मैच नहीं करते, जब एक सोर्स दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तब शुरू होता है असली डिटेक्टिव का काम। तब हिस्टोरियंस को हर सोर्स को ठीक से जांच परख कर यह डिसाइड करना पड़ता है कि वो किस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, कौन सा सोर्स ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। पर अब पिक्चर में एक नया हीरो आ गया है और वो है साइंस। आज के जमाने में मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी हमें हिस्ट्री के पजल के ऐसे नए नए पीसेस दे रही है जिनके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। सो लेट्स सी हाउ साइंस फाइंड्स न्यू पीसेस फॉर अस। ये बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। सोचकर देखिए, आज साइंटिस्ट पुराने जमाने के क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस वक्त मौसम कैसा था। जो बर्तन खुदाई में मिलते हैं उनकी केमिकल स्टडी करके ये बता सकते हैं कि उनमें क्या खाना पकता था। अमेजिंग राइट? इतना ही नहीं, एंशिएंट लोगों के डीएनए को स्टडी करके उनके बारे में, वो कहां से आए, कहां गए, सब पता लगाया जा सकता है। और अभी की हिस्ट्री के लिए, पिछले 100-200 सालों की हिस्ट्री के लिए न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन और इंटरनेट, ये तो जैसे इन्फॉर्मेशन का एक पूरा समुंदर है। तो चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी ही कहानी की शुरुआत में ले जाएगा। राइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ये कहानी है उस स्पीशीज की जिसने इस प्लैनेट को हमेशा के लिए बदल दिया, होमो सेपियंस, यानी हम। ये हमारी, आपकी, सबकी कहानी है। तो ये सफर शुरू कब हुआ? कोई 1000-2000 साल पहले नहीं, बल्कि लगभग 3 लाख साल पहले। 3 लाख साल। सर, इस नंबर के बारे में सोचिए। ये इतना बड़ा टाइम स्पैन है कि इसको इमेजिन करना भी मुश्किल है। इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग। तो हमारे ये पूर्वज आखिर जीते कैसे थे? उनका लाइफस्टाइल क्या था? वेल, वो थे हंटर्स एंड गैदरर्स। ये सिंपल सा टर्म है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। उनकी पूरी जिंदगी जानवरों का शिकार करने और जंगल से प्लांट्स, फ्रूट्स, ये सब इकट्ठा करने में निकलती थी। नो फार्मिंग, नो सिटीज, बस यही उनका सर्वाइवल का तरीका था। और बिलीव में, उनकी लाइफ आसान बिल्कुल नहीं थी।
इमेजिन कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर दिन एक नया चैलेंज है, एक नया स्ट्रगल जस्ट टू स्टे अलाइव। सोचो, उनकी डेली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस थे। उन्हें ब्रूटल वेदर का सामना करना पड़ता था, खाने की खोज तो एक कांस्टेंट टेंशन थी, आज कुछ मिलेगा या नहीं। रात को सोने के लिए एक सेफ जगह ढूंढना जहां कोई खतरनाक जानवर ना आ जाए, और सबसे सबसे जरूरी, अपने ग्रुप को, अपने लोगों को हर खतरे से बचाना, क्योंकि उस दुनिया में अकेले सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। तो एक नेचुरल सा सवाल उठता है, राइट? इतनी खतरनाक, इतनी मुश्किल दुनिया में आखिर वो जिंदा कैसे बचे? हाउ ऑन अर्थ डिड दे डू इट? और इसका जवाब एक ही लफ्ज में है, इंजीन्यूइटी। वो हमारे प्लैनेट के पहले इनोवेटर्स थे। उनकी इंटेलिजेंस और नए नए तरीके निकालने की एबिलिटी ही उनके सर्वाइवल का सबसे बड़ा राज था। बेसिकली उनके पास 3 मास्टर कीज थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। नंबर 1, वो हमेशा ग्रुप्स में रहते थे, जिनको बैंड्स कहते हैं। नंबर 2, उन्होंने पत्थर से टूल्स बनाना सीखा। और नंबर 3, आग। उन्होंने आग पर कंट्रोल करना सीख लिया। यही 3 चीजें गेम चेंजर थीं। देखिए, यूनिटी में ही स्ट्रेंथ है, राइट? एक अकेला इंसान एक विशाल मैमथ का शिकार कैसे करता? नहीं कर सकता था, लेकिन एक पूरा ग्रुप मिलकर प्लानिंग के साथ ये कर सकता था। एक साथ रहने से वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे और जो भी खाना मिलता था उसे शेयर करते थे। अब आते हैं उनके टेक्नोलॉजी पर। यहाँ आप उनका टेक एवोल्यूशन देख सकते हैं। शुरू में उनके टूल्स बहुत सिंपल थे, बस किसी पत्थर को थोड़ा सा शार्प कर लिया, काम चलाओ। लेकिन टाइम के साथ उन्होंने बेटर पॉलिश्ड स्टोन एक्सेस, तेज ब्लेड्स और फिर एरो हेड्स बनाना सीखा। सोच के देखिए, एरो हेड कितनी बड़ी इन्वेंशन होगी। इसने उन्हें दूर से सेफली शिकार करने की पावर दे दी। और हाँ, ये सब करने के लिए कम्युनिकेशन तो जरूरी था। उनकी अपनी भाषाएं थीं जिनके जरिए वो प्लान बनाते थे, एक दूसरे से बात करते थे। अफसोस की बात यह है कि वो लैंग्वेजेस अब वक्त के साथ कहीं खो चुकी हैं। वी कैन ओनली वंडर कि वो क्या बातें करते होंगे। लेकिन इंसान की कहानी सिर्फ सर्वाइवल पर आकर रुक नहीं जाती। जैसे ही उन्होंने जिंदा रहने के तरीके मास्टर कर लिए, एक नई चीज ने जन्म लिया। एक ऐसी चीज जो सिर्फ सर्वाइव करने से कहीं आगे थी। उन्होंने कल्चर और आर्ट को जन्म दिया। तो हमें उनकी लाइफ के बारे में इतना सब कैसे पता चला? ये कोट सब कुछ बताता है। उनकी लाइफ के एस्पेक्ट्स दुनिया भर की सैकड़ों गुफाओं में मिली रॉक पेंटिंग्स में दिखाई देते हैं। ये पेंटिंग्स उनके पास्ट में झांकने की एक विंडो की तरह हैं। तो वो इन केव्स की दीवारों पर बनाते क्या थे? ज्यादातर वो उन्हीं जानवरों को पेंट करते थे जिनका वो शिकार करते थे। बाइसन, हिरन, घोड़े। वो शिकार के पूरे सीन्स बनाते थे, सिंपल सी ह्यूमन फिगर्स और कुछ अजीब से सिंबल्स जिनका मतलब हम आज भी डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्होंने अपनी पूरी दुनिया उन दीवारों पर उतार दी थी। और सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं, उन्होंने दुनिया की पहली ज्वेलरी भी बनाई। छोटे छोटे पत्थरों के मनके, समुद्री शेल से बने हार और जानवरों के दांतों से बने पेंडेंट्स। ये दिखाता है कि वो सिर्फ जिंदा नहीं रह रहे थे, वो खूबसूरत दिखना चाहते थे, अपनी आइडेंटिटी एक्सप्रेस करना चाहते थे। ये सब चीजें एक बहुत ही गहरी बात की तरफ इशारा करती हैं। उनकी एक रिच इनर वर्ल्ड थी। वो सोचते थे, वो नेचर की ताकतों में बिलीव करते थे और शायद उन्हें आफ्टर लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी का भी कुछ एहसास था। तो उनकी ये कहानी आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे पास्ट की आवाज है। ये वो एकोज फ्रॉम आवर पास्ट हैं जो हमें बताती हैं कि हम कौन हैं। आइए इस पूरे सफर को एक क्विक समरी में देखते हैं। सब शुरू हुआ 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस के आने से। उनका पहला मिशन था सर्वाइवल, जिसे उन्होंने ग्रुप्स, टूल्स और आग से पूरा किया। और जब सर्वाइवल थोड़ा आसान हुआ तो उनमें से कल्चर का जन्म हुआ, आर्ट, ज्वेलरी और बिलीव्स। और ये जर्नी, ये सफर आज भी जारी है हमारे साथ। तो हमारा अगला टॉपिक है द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी खेती की शुरुआत। चलिए एक सफर पर चलते हैं उस समय में जब इंसानों ने जमीन के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले हमें एक ऐसी दुनिया को समझना होगा जिसे हम आज शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। एक ऐसी धरती जो ज्यादातर एक विशाल बर्फीली चादर में लिपटी हुई थी। ये था द लॉन्ग आइस एज। तो ये आइस एज आखिर है क्या? देखिए, आसान शब्दों में ये अर्थ की हिस्ट्री का वो टाइम था जब क्लाइमेट बेहद ठंडा था। और हम सड़क पर जमी थोड़ी सी बर्फी बात नहीं कर रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, जमीन पर मीलों तक फैली कई कई मंजिला इमारतों जितनी मोटी बर्फ की चादरें। ऐसी थी आइस एज की दुनिया।
और ये कोई छोटा मोटा टाइम पीरियड नहीं था। जो आखिरी आइस एज था वो सोचिए लगभग 1 लाख साल पहले शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, करीब 12,000 साल पहले। इसकी विशालता को समझने की कोशिश कीजिए। इंसानों की पूरी लिखी हुई हिस्ट्री इसके बाद शुरू होती है। हम आज जिस मॉडर्न क्लाइमेट में जी रहे हैं ना, वो इस लंबे ठंडे दौर के बाद ही हमें मिला है। लेकिन जैसा कहते हैं, हमेशा कुछ भी एक जैसा नहीं रहता, राइट? इस लंबे ठंडे दौर के बाद धरती एक ऐसे बदलाव के लिए तैयार हो रही थी जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक महान क्लाइमेट चेंज। हजारों सालों तक इंसानों के लिए धरती एक बेहद कठिन जगह थी। जिंदा रहने का मतलब था लगातार ठंड से लड़ना, बर्फ से ढकी जमीन पर भोजन की तलाश करना। हर एक दिन एक संघर्ष था। लेकिन फिर धीरे धीरे मौसम ने करवट ली, धरती गर्म होने लगी। हजारों साल के संघर्ष के बाद यह बदलाव इंसानियत के इतिहास का आई थिंक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। तो जब दुनिया गर्म होने लगी तो इसका असर क्या हुआ? सिंपल है, बर्फ की वो विशाल चादरें पिघलने लगी, उनका पानी नदियों में बहने लगा, जिससे नदियां बड़ी और फुल ऑफ लाइफ हो गई। इस बदलाव ने जमीन को एक नया रूप दिया और सबसे इंपॉर्टेंट, इसके साथ ही इंसानों के लिए जीने के हालात भी बेहतर होने लगे। और इस बेहतर माहौल ने इंसानों को एक मौका दिया। पहली बार उनके पास सिर्फ जिंदा रहने के संघर्ष से आगे सोचने का समय था, और यहीं से शुरू हुआ जिंदगी जीने का एक बिल्कुल नया तरीका। बेहतर मौसम और जमीन के साथ अब इंसानों को खाने की तलाश में हमेशा भटकने की जरूरत नहीं थी। वो एक जगह पर बसने लगे, सेटल डाउन होने लगे और नई नई चीजें आजमाने लगे। और ये नई चीजें क्या थीं? यहां से कहानी बिल्कुल बदल जाती है। उन्होंने अनाज जैसे गेहूं और जौ उगाना सीखा, और इससे भी जरूरी, उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ओके? ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिसने हमारा फ्यूचर तय कर दिया। तो आखिर उन्होंने क्या उगाना और पालना शुरू किया? अनाज में थे गेहूं और जौ, और जानवरों में गाय, बकरी और भेड़। जरा गौर से सोचिए, ये वही चीजें हैं जो आज भी दुनिया भर में हमारे खाने का एक अहम हिस्सा है, और इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। तो खेती करने और जानवर पालने के इस क्रांतिकारी कदम का अगला नतीजा क्या हुआ? इसका सीधा नतीजा था पहली इंसानी बस्तियों का बनना, द फर्स्ट कम्युनिटीज। इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये बहुत लॉजिकल है। देखिए, फार्मिंग से मिला ज्यादा फूड से कम्युनिटीज बड़ी हुई, बड़ी कम्युनिटीज ने एक जगह बसना शुरू किया, और बसने के लिए सबसे अच्छी जगह वो थी नदियों के किनारे। एक कदम से दूसरा बिल्कुल जुड़ा हुआ था। लेकिन नदियों के पास ही क्यों? इसके दो बहुत बड़े रीजंस थे। पहला, पानी, पीने के लिए, रोज के कामों के लिए और पालतू जानवरों के लिए। ये तो सर्वाइवल की पहली शर्त थी। और दूसरा, सॉइल यानी मिट्टी। नदियां अपने साथ मिनरल्स से भरपूर मिट्टी लाती थी, जिससे आसपास की जमीन बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ हो जाती थी, और उपजाऊ जमीन का सीधा मतलब था बेहतर फसल। ये जो कोट है, ये इस पूरी कहानी का सार है, उसका समरी है। जब ज्यादा खाना अवेलेबल हुआ तो ये कम्युनिटीज साइज और गिनती में बढ़ने लगी, और अक्सर नदियों के किनारे बस गई। सिंपल, भोजन की सुरक्षा ने ही समाज की नींव रखी। हमारा अगला टॉपिक है सोशल एवोल्यूशन, द फाउंडेशन ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। इसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे आखिर शुरुआती इंसानों ने एक साथ रहना सीखा, समाज बनाए और सिविलाइजेशन की यू कुड से नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। जब भी हम अर्ली ह्यूमंस के बारे में सोचते हैं, क्या दिमाग में आता है? मोस्टली गुफाओं में बनी हुई पेंटिंग्स, राइट? लेकिन क्या वो हमें पूरी कहानी बताती है? लेट्स फाइंड आउट, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो ये जो स्लाइड है ना, ये हमारी उस टिपिकल सोच को बिल्कुल चैलेंज करती है। हम जनरली क्या सोचते हैं? मेन हंट करते थे, विमेन घर का काम करती थीं, बट द रियलिटी वाज क्वाइट डिफरेंट। सच्चाई ये थी कि रोल्स इतने फिक्स नहीं थे। कामकाज एक्चुअली मिल बांट कर होता था। इट्स पॉसिबल कि औरतें ही वो रॉक पेंटिंग्स बनाती हों और मर्द कुकिंग में हेल्प करते हों, और बच्चों की देखभाल, वो तो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो ये मेंस वर्क और विमेन्स वर्क वाला कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। ओके, तो अब जब लोग मिलकर काम करने लगे तो नेचुरली उनके ग्रुप्स भी बढ़ने लगे, और जैसे जैसे ये सेटलमेंट्स बड़े होते गए, उन्हें मैनेज करने के लिए, एक साथ चलाने के लिए नए रूल्स और लीडरशिप की जरूरत पड़ने लगी। और इन बढ़ती हुई कम्युनिटीज को संभालने के लिए ही सामने आए लीडर्स, जिनको हम चीफ्टन्स भी कहते हैं। और उनका रोल क्या था? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अपने लोगों की वेल बीइंग। मेन गोल था पूरी कम्युनिटी का भला, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का फायदा।
और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी उस दौर में, इंडिविजुअल ओनरशिप का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब ये सोच के ये जमीन मेरी है या वो तुम्हारी है, ऐसा था ही नहीं। सब लोग मिलकर खेती करते थे और जो फसल उगती थी उस पर सबका बराबर का हक था। और यही कलेक्टिव स्पिरिट उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। तो इसी कलेक्टिव वर्क और यूनिटी की वजह से ये सेटलमेंट्स तेजी से ग्रो करने लगे। धीरे धीरे जो छोटे छोटे गांव थे वो बड़े सेटलमेंट्स में बदलने लगे और ये एक तरह से एक नए एरा की शुरुआत थी। लेकिन ये ग्रोथ अचानक से नहीं हुआ, इसके प्रॉपर स्टेजेस थे। सबसे पहले आते हैं हैमलेट्स, यानी छोटे छोटे सेटलमेंट्स। फिर ये हैमलेट्स ग्रो होके विलेजेस बने और फाइनली कुछ विलेजेस इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि वो स्मॉल टाउन्स बन गए जो ट्रेड और एक्सचेंज का सेंटर बन गए। तो आखिर ये हैमलेट है क्या? सिंपल वर्ड्स में एक बहुत ही छोटी बस्ती या एक छोटा सा गांव। और ये सामाजिक विकास का सबसे पहला और वेरी क्रूशियल स्टेप था। यहीं से बड़े शहरों की कहानी शुरू हुई। सो जैसे ही ये विलेजेस और टाउन्स सेटल होने लगे, उनके बीच ट्रेड शुरू हो गया, चीजों का एक्सचेंज। क्या ट्रेड करते थे? जरूरत की चीजें जैसे खाना, कपड़े, टूल्स। लेकिन और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस ट्रेड से सिर्फ सामान ही एक्सचेंज नहीं हुआ, इसके साथ साथ नए आइडियाज, नई इंफॉर्मेशन भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। और इससे क्या हुआ? इन सभी विलेजेस के बीच एक पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप हो गया। ऐप कम्युनिकेशन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी एक जबरदस्त रेवोल्यूशन आ रहा था। इनफैक्ट इस दौरान 2 ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आईं जिन्होंने ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह कंप्लीटली बदल कर रख दिया। सो नंबर 1 वॉज द इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, यानी मिट्टी से बर्तन और दूसरी चीजें बनाने का आर्ट। जरा सोचकर देखिए, इससे खाना स्टोर करना, उसे पकाना, पानी भरना, सब कुछ कितना आसान हो गया होगा। इट वॉज अ टोटल गेम चेंजर फॉर श्योर। पॉटरी के बाद इंसानी हिस्ट्री में अगला बड़ा बदलाव आया, द यूज ऑफ मेटल। और सबसे पहला मेटल जिसे इंसानों ने यूज करना सीखा वो था कॉपर। फिर काफी टाइम के बाद उन्होंने आयरन का यूज सीखा, जो कि कॉपर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव था। तो हाउ डिड मेटल चेंज डेली लाइफ? वेल, एज यू कैन सी, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा टूल्स पर। वो अब कई ज्यादा ड्यूरेबल, मतलब टिकाऊ हो गए। इससे फार्मिंग और हंटिंग दोनों आसान हो गए। इसके अलावा एवरीडे ऑब्जेक्ट्स भी बेहतर बन गए और हाँ, खूबसूरत ऑर्नामेंट्स यानी गहने भी मेटल से बनाए जाने लगे। सो ये सारी प्रोग्रेस आप देखिए, शेयर्ड रोल्स, कम्युनिटी बिल्डिंग, नए विलेजेस, न्यू टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें मिलकर उस चीज की नींव रख रही थीं जिसे आज हम सिविलाइजेशन यानी सभ्यता कहते हैं। दिस वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दैट लॉन्ग जर्नी। लेकिन एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। हिस्ट्री में कई ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स आए जब ह्यूमैनिटी भी जस्ट लाइक अदर स्पीशीज खत्म हो सकती थी। दे कुड हैव डिसअपीयर्ड। उन्होंने बहुत बहुत बड़े चैलेंजेस फेस किए। हम शायद उन अर्ली ह्यूमंस के नाम या उनकी इंडिविजुअल स्टोरीज कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन एक बात तो पक्की है, ये उन्हीं का करेज और उन्हीं की परसिस्टेंस थी जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है। वी ट्रूली ओ इट ऑल टू देम। सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस। हमारा अस्तित्व उनकी स्ट्रगल और उनकी मेहनत का ही रिजल्ट है। तो ये सवाल हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, टू हुज करेज एंड परसिस्टेंस डू वी ट्रूली ओ आवर एग्जिस्टेंस टुडे? सोचने वाली बात है, राइट? We hope you have enjoyed the full video and concepts related to this chapter are crystal clear to you. Do show us your support by pressing the like and subscribe button. See you in next video. Till then, bye-bye.